तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगार्ड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 369 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वांग लिन अभी क्लोज डोर कल्टीवेशन में आ चुका होता है, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है वांग लिन को, जो कि अभी ली मुआन के सोल को ही देख रहा होता है। उसकी आंखों से आंसू निकल बहते हैं। उसे याद आ रहा होता है अपने पुराने लम्हे कि कैसे वो यहाँ पे अपनी वाइफ के लिए ही जीता रहा है, जिसके साथ दिखाया जाता है कि आज वो उसकी सोल उसके पास होती है, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होती है। कह सकते हो कि उस सोल का यूज़ करके वो उसे फिर से पूरा जन्म दे सकता है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे अपने पास से सेलेस्टर एम्प्रेस सोल्स को निकालता है, जिसमें कि असल में अभी कर्स लगा हुआ है और जब तक उस कर्स को हटाया ना जाए तब तक उस सोल को यूज़ नहीं किया जा सकता है। जिसके साथ वो अपने ग्रीन फायर को यूज़ करके सेलेस्टर एम्प्रेस के सोल को बर्न करना शुरू करता ताकि उसके ऊपर उसके एंसेस्टर कर्स को हटा दिया जाए। और ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो है क्योंकि अभी वांग लिन की कल्टीवेशन उस लेवल की नहीं हुई है कि वो बड़ी आसानी से उस कर्स को हटा सके। टाइम पास होता है और एक ही झटके में 3 साल गुजर जाता है। 3 साल में यहाँ पे कोई भी वांग को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आता है। अभी फिलहाल वो सीक्रेट चैम्बर से उसके बॉडी को जरा सा भी मूव नहीं करता है। वो अपने फ्यूजन्स को भी शुरू करता है, इंसेंट और सेलेस्टियल पावर्स को यूज़ करना शुरू करता है ताकि वो अपनी पावर्स को भी साथ में बढ़ा सके। जिसके साथ में बताया जाता है कि इन 3 सालों में प्रिंस जीडू ने कई सारे अरेंजमेंट्स कर रखे होते हैं बाहर में ताकि वो अपने एम्पायर बनने के चांसेस को बढ़ा सके। जिसके साथ दिखाया जाता है कि फाइनली 3 साल बाद वहाँ पे वाइन अपनी पहली दफ़ा आंखें खोलता है। वहाँ पे फिर से उसके आंखों में आंसू निकल पड़ते अपनी वाइफ को देखकर। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपने 5 एलिमेंट ट्रू बॉडीज़ को भी कल्टिवेट कराना शुरू करता है। इसकी किलिंग इंटेंट रिलीज हो रही होती है। वो अपनी स्लाउटर एसेंस बॉडी का भी यूज़ कर रहा होता है। वहाँ पे 3 फिगर्स आ जाते हैं जो कि असल में तीनों फिगर्स वाइन के ही मौजूद होते हैं जो कि कल्टिवेट कर रहे होते हैं। वहाँ पे 6 साल और भी जाते, मतलब टोटल में 6 साल हो जाते हैं। वो अभी भी कल्टीवेट कर रहा होता है। साथ में दिखाया जाता है 9 साल बीत जाते हैं जहाँ पे अपनी पावर्स को पीक पर ले आया होता है। उसकी जो 3 एसेंस होती है वो भी रिस्पेक्टिवली पीक्स पर आ चुकी होती हैं। अभी के फिलहाल उसकी पावर इतनी है कि वो ग्रैंड एम्पायर डॉयू से फाइट कर सकता है बिना हारे हुए। कह सकते हो कि वो डॉयू को सप्रेस कर सकता है और डॉयू अभी के फिलहाल में सबसे वीकेस्ट ग्रैंड एम्पायर होता है। और बात करें वू फेंग की तो उससे टक्कर दे सकता है। कंप्लीटली मारने की बात आई तो उसमें थोड़ा सा हार्ड यहाँ पे वांग लिन को अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवतार को भी रिलीज करना पड़ता है उसे मारने के लिए। जिसके साथ में दिखाया जाता है ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। वो कहता है कि अगर मुझे अपनी कल्टीवेशन लेवल्स को बढ़ाना है तो सबसे पहले मुझे अपने स्लाउटर थंडर एसेंस ट्रू बॉडी को मर्ज करना है, उसका और भी लेवल अप करना होगा। इसके साथ दिखाया जाता है कि वो फिर से कल्टीवेशन में डूब पड़ता है, मतलब वो फिर से अपने कल्टीवेशन में जारी रखता है जहाँ पे अपने स्लाउटर एब्सोल्यूट एंड एब्सोल्यूट बिगिनिंग रिस्ट्रिक्शन इन सबको पावरफुल बना रहा था। देखो यहाँ पे बहुत ही बकवास देखी गई है जो कि सिर्फ कल्टीवेशंस के ही बारे में होती है, जहाँ पे यही सारी चीज़ होने लगती है। वाइन फिर से अपने कल्टीवेशन में डूब पड़ता है जहाँ पे अपने सन को भी पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा होता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वो टाइम बीतने लगता है। वो अपने सेल्स को भी क्रिएट कर रहा होता है और साथ में अपने फ्लोइंग टाइम जो कि अपना उसका सेल्फ क्रिएटेड स्पेल होता है जिससे कि वो फ्लोइंग ऑफ टाइम को चेंज कर सकता है और 1000 ईयर्स को भी इंस्टेंट रिवर्स करके देख सकता है कि आखिरकार वहाँ क्या है। ये बैटल्स के दौरान यूज़ नहीं किया जा सकता, मतलब साथ में कहीं यूज़ किया जा सकता है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो अपने इस पावर्स को यूज़ करने लगता है, फिर से अपने कल्टीवेशन को जारी रखता है। रेस्ट्रिक्शन मतलब पूरी कहा जाएगा 2 चैप्टर्स में से बकवासी लिखे होते हैं। इसके साथ फिर से वो कल्टीवेशन में चल पड़ता है जहाँ पे वो अपने स्लाउटर बॉडी जो कि ब्लैक हेयर वाली होता है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाने लगता है। प्रोसेस ऐसे ही चालू होने लगता है। ब्लड लिफाइन को वो यूज़ करता है, फिर ऐसे ही टाइम पास करता है। ना जाने कितने ही साल बीतने लगते हैं। वो पूरी तरह से इमोरियल गॉड विलम को यहाँ पे भूल चुका होता है कि वो भी अपीयर होता है। ऐसे ही सीन चलने लगते हैं और दिखाया जाता है कि वहाँ पे बाहर के जो बंदे होते हैं ग्रैंड एम्परर वो सभी अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि वे भी जो कि होली एम्पर होता है वो भी अभी करंट एम्पर से डील कर रहा था जुआन लुओ। तो अभी के फिलहाल में अभी लुओ चेन को एम्पर अपॉइंट करने की सोच रहा था, लेकिन वो भी अभी क्लोज डोर कल्टीवेशन में गया हुआ था। इसके बाद ऐसे ही चाहता समय बीत रहे होते हैं और बताया जाता है कि अभी के फिलहाल लगभग वहाँ पे 100 साल बीत चुके होते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जीडू को जहाँ पे वो अपने कुछ साथियों के साथ बैठकर गप्पे लड़ा रहा होता, मतलब कह सकते हो डिस्कशन कर रहा होता है। जहाँ पे एक तो प्रिंस जीडू होता है, जहाँ पे उसकी एक सिस्टर मौजूद होती है और वहाँ पे एक यंग
एक यंग जवान सा लौंडा मौजूद होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कहता है कि अभी के फिलहाल सीनियर वाली को क्लोज डोर कल्टीवेशन किए हुए 100 साल बीत चुके हैं, फादर के मरे हुए टाइम बहुत ज़्यादा बीत चुके हैं, अगले 100 सालों में फिर से एक नया एम्पायर बन जाएगा, मतलब 100 सालों में अनाउंस हो जाएगा कि कौन सा नया एम्पायर बनने वाला है। अब यंग वुमेन भी कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, टाइम हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कम है, अगर तुम सीनियर वांगलिन से बात ना करो तो मुझे डर है कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगी। यहाँ पे वो सारी चीज़ें बात कर रहे हो तो कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, सीनियर्स तो ऑलरेडी इस पावर्स पर पोजेस करते और पता नहीं कि वो क्लोज डोर कल्टीवेशन कितनी ज़्यादा तक करेंगे क्योंकि वो इंजर्ड भी हो चुके हैं। तो प्रिंस जीडू भी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अभी के फिलहाल वो कल्टीवेशन में है तो अपने गॉडफादर को मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये देखकर यंग वुमेन उससे कहने लगते लेकिन वो चुप हो जाती हैं, जहाँ पे वो कहता है कि अभी के फिलहाल गॉडफादर नहीं आना चाहता और मैंने 100 सालों में काफ़ी कुछ प्रिपेयर कर लिया, अगर वो अगले 100 सालों में भी बाहर नहीं निकलते हैं तो मेरे पास अपने रास्ते हैं। जहाँ पे वो सभी ये सारी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे अचानक से एक पावरफुल प्रेशर उन सब की तरफ आने लगती है, मतलब एक पावरफुल प्रेशर असेंड होती है चारों तरफ फैलने लगती है। ये एक हेवनली साइन होता है जिसको देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और जीडू कहता है कि ये तो वही जगह से आ रही जहाँ पे गॉडफादर क्लोज डोर कल्टीवेशन कर रहे, मतलब कि वाली ने ब्रेक थ्रू किया है। ब्रेक थ्रू क्या है वो तो हम अभी जानेंगे ही। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पे मशरूम टाइप क्लाउड बनने लगता है जो कि एक समझ लो तो न्यूक्लियर ब्लास्ट कहीं जैसा होता है, एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर चारों तरफ पड़ने लगती होती है। यहाँ तक कि प्रिंस जीडू और उसके कंपनी देने वाले बंदे भी, यहाँ तक कि वो कल्टीवेटर्स जो कि अभी वायलिन का गार्ड कर रहे थे वो भी उस प्रेशर से दब जाते हैं, मतलब टोटल में 1000 गार्ड्स वहाँ मौजूद थे, वो सभी उस प्रेशर के नीचे दबने लगते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है पर्पल यंग रॉब जो कि जीडू के साथ था, वो भी एक्सप्रेशन हैरान हो जाता है। उसे यहाँ पे वायलिन की पावर्स पे विश्वास नहीं था, उसने जितने भी रूमर्स सुन रखे थे उसे विश्वास नहीं था कि वायलिन उतना पावरफुल भी हो सकता था, उसे अभी तक यकीन नहीं हुआ था क्योंकि उसने कभी भी अपनी आंखों से वायलिन को ऐसा करते देखा ही नहीं था। लेकिन जैसे ही वो इस प्रेशर को महसूस करता है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता कि आखिरकार ऐसा करने वाला कौन ही बंदा है। जहाँ पे प्रिंस जीडू भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो कहता है फाइनली मेरे इंतजार का फल अभी यहाँ पे हो गया। और वो कहता है गॉडफादर, ये मेरे गॉडफादर वायलिन की प्रेशर है, जिसको देखकर वो बंदा भी हैरान हो जाता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है वो 1000 गार्ड्स जो कि बगल में ही थे वो सारे प्रेशर से दब के, मतलब कह सकते हो कि पूरी तरह से डर में आ जाते क्योंकि वो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होती है, वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाते और सभी हैरान हो जाते हैं। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है ऑरिजिन माउंटेन का सीन जहाँ पे एंशन सी टेम्पल मौजूद था। वहाँ पे हमें एक मिडिल एज मैन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बैठे हुए था और वो ग्रीन रॉक था। जैसे ही वो उस चीज़ को देखता है, उस रोशनी को देखता है, उसके एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। उसके बगल में एक और बंदा था जो कि असल में प्रिंस था, जो कि कोई और नहीं वही प्रिंस जीडू का भाई होता है, जो कि असल में कहा जाए तो इसी को नियुक्त किया जाने वाला है नेक्स्ट एम्पायर के लिए और जीडू का अभी मुकाबला इसी प्रिंस से होने वाला होता है। अब वो यंग मैन अपने टीचर की तरफ देख कर कहता है टीचर ये तो, लेकिन हमें दिखाया जाता है वो बंदा जहाँ पे वो कहता है कि शायद ये वायलिन ही हो सकता है, जहाँ पे वो कहता है कि अभी के फिलहाल कुछ किया नहीं जा सकता है, उसकी कल्टीवेशन इतनी कमजोर थी और वो कहने लगता है कि इसे वायलिन किया होगा। अब उस बंदे की नज़र में वायलिन असल में एक कह सकते हो उतनी पावरफुल नहीं था। वहाँ पे वो वायलिन का मजाक उतारते हुए कहता है कि वायलिन की भले वानी की जो कल्टीवेशन है वो भले ही काफ़ी कम है लेकिन उसमें पावर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसकी जो पावर्स हैं वो मुझे अपने ध्यान को उसकी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता है। जिसके साथ वो उसकी तरफ देखने लगता है, कहता है कि साथ उसने ब्रेक थ्रू किया है। वो मिडल मैन उसकी तरफ देखने लगता है, कहता है कि वो ज़रूर अपने एसेंस ट्रू बॉडी को फ्यूज़ कर रहा है क्योंकि इसी के साथ वो अपने उस पावर को रिलीज़ कर सकता है। वो अपने एंसेंट सी और अपने साथ में सेलेस्टर क्लांस के पावर्स का भी मतलब खून को मर्ज करने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो इन सब चीज़ों को देख रहा होता है, मतलब इन सब को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। इसी के साथ हमें प्रिंस जीडू को दिखाया जाता है जहाँ पे इसी के साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे वानिज अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वहाँ पे अल्टरनेटिवली तो 9 टाइम्स दिन और रात होते, मतलब सेम टू सेम उसी पिलर्स की पावर्स की जैसे होती है, सेम टू सेम अभी 9 बार दिन और 9 बार रात होने लगती है और कुछ घंटे ऐसे ही पास हो जाते उस पावर्स को रिलीज होते हुए। इसके साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा शैडो अपीयर होता है जो कि असल में वानी
की 5 कलर ट्रू बॉडी एसेंस मौजूद होती है जो कि 1000 फीट लंबी होती है। इसके साथ दिखाया जाता है कि वो और भी पावरफुल होना शुरू कर देती है, वो अपनी बॉडी को 10,005 फुट तक ले आता है और वो अपनी रिस्ट्रिक्शन, एब्सोल्यूट बिगनिंग, एब्सोल्यूट पावर सबको यूज करना शुरू करता है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे एक शॉकिंग पावर रिलीज होती है। प्रिंस जीडू देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एक और बॉडी अपीयर होती है जो कि असल में लुओ हुआ की होती है। अब लुओ हुआ कोई और नहीं, प्रिंस जीडू ने जिस जेड को दिया होता है उसी के अंदर के एक सोल्स का मौजूद होता है जो कि अभी उसी जेड को वाली ने यूज किया होता है, जिसके कारण उसके अंदर से उसकी सोल निकली होती है, जिसको देखकर वो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो असल में रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, आखिरकार वो इसको अनलॉक कर ही लिए। इसके साथ बताया जाता है लुओ हुओ के बारे में जिसकी पावर का भी तारीफ थी, उसकी सोल्स को उसके अंदर बंद किए गए होते हैं, वो राउंड मेटल बॉल के अंदर कैद होती है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे वालिन उसके सोल को अपने पास रख देता है। वालिन सडनली 100 सालों के बाद अपनी आंखों को खोलता है। वांगलिन पहले जैसे ही नहीं था, उसके एक्सप्रेशन और भी काल्म हो चुके थे, उसकी पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ चुकी होते हैं और वांगलिन के पाल में हमें एक लिटिल एक सोल को कह सकते हो दिखाया जाता है जो कि 9 बार उसके सामने नोट डाउन करता है, जिसके साथ उसके बाद वो डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है वांगलिन को जो कहता है कि ये सोल आइडिया तो सच में मिस्टीरियस है और वो बताता है कि कैसे उसे 20 साल लग चुके थे वहाँ पे अपने स्पेस को क्रिएट करने में, अपने स्लाउटर थंडर एसेंस के साथ मर्ज करने में। ऐसे ही वो सारी चीज़ें बताने लगता है कि कैसे उसे सारी चीज़ें होने लगी थी। साथ में अपने लुओ हो के स्पेस सोल को देखता है जहाँ पे वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगलिन फिर से अपने स्टॉप स्पेल्स का यूज़ करता है जिसके कारण वो बढ़िया आसानी से उसे रोक लेता है। अभी के फिलहाल वांगलिन के जो कल्टिवेशन है उससे वो स्टॉप स्पेल्स को काफ़ी अच्छे से यूज कर सकता है। कहा जाए तो उसको रोक के मतलब ग्रैंड एम्प्रेस को भी रोकने की क्या सकता है पावर आ चुकी होगी ही। जिसके साथ दिखाया जाता है वो लुओ हो की बॉडी को श्रिंक करके अपने पाल में रख देता है। दिखाया जाता है कि वांगलिन उसकी सोल्स की तरफ देखने लगता है, अपने एब्सोल्यूट एसेंस ट्रू बॉडी की तरफ देखने लगता है। बताया जाता है कि वांगलिन ने 100 सालों में अपने एसेंस ट्रू बॉडी को और भी अपर लेवल्स तक ले आया होता है। जिसके साथ हमें ऐसे ही कई सारी चीज़ें बताई जाने लगती हैं जो कि बकवास है, तो मैं इसको स्किप करता हूं क्योंकि यहाँ पे फिर से वही सारी कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में बताया जाता है। जिसके साथ में सीन चेंज कर ब्लैक हेयर वालिन का भी सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे रिलीज होता है और क्या होता है मैं स्लाउटर हूँ और यहाँ पे न जाने पूरे चैप्टर्स में 5, 6, 10 दफ़ा वालिन यही बोलता है कि मैं स्लाउटर है। उसके पावर्स के बारे में बताया जाता है जो कि आपको पहले से ही पता होगी, जहाँ पे वो हर बार यही कहता कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि मैं स्लाउटर हूँ। जिसके बाद फिर से बताता है कि मैं स्लाउटर हूँ। ऐसे चल रही होती है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो अपने पावर्स को रिलीज करता है जिसके कारण वहाँ पे एक जबरदस्त सी पावर्स रिलीज होती है और जो ओल्ड मैन कोई और नहीं सोंग टियान, उसका नाम सोंग टियान होता है। इसका नाम याद रखना क्योंकि असल में यही सोंग टियान एम्पर नेक्स्ट एम्पर को डिसाइड करने वाला है कि नेक्स्ट एम्पर कौन बनने वाला है। वो जैसे ही वहाँ पे वाले उस पावर को रिलीज करता है वहाँ पे सोंग टियान की बॉडी भी कांप पड़ती है, उसे भी समझ में आ जाता है कि यह अच्छा नहीं होता। वो ची मैन जो कि असल में नेक्स्ट एम्पर बनने की ज़्यादा संभावना है और सबसे एल्डर ब्रदर है एम्पर मतलब उसी जीडो का, उसको लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। और साथ में हमें दिखाया जाता है वालिन को जो कि असल में उस लुओ हुओ कंटिनेंट मतलब लुओ हुओ के सोल को डिवॉर करना शुरू कर देता है। इसी के साथ हमें प्रिंस जीडू को दिखाया जाता है जिसके मुँह से खून निकलने लगता है क्योंकि वहाँ पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था। और बाहर में हमें ब्लैक हेयर वालिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा होता है, अपने सारे ट्रू एसेंस थंडर बॉडीज और सारे रिस्ट्रिक्शंस को अलग किए हुए होता है। क्या सकते हो तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही होती है। फाइनली वहाँ पे लू फेंग मतलब वालिन की जो पावर्स होती हैं वो पीक वाइट ट्रिब्यूलेंस तक आ चुकी होती है, मतलब कह सकते हो वो पीक लेवल तक आ चुका होता है। और वहाँ पे वो कहता है कि अगर मेरी कल्टिवेशन और भी इंक्रीज हो जाए तो मैं शायद अपने एंसेस्ट्रल कर्स को वहाँ से हटा सकता हूँ जिससे कि मैं अपनी उस सोल्स को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। जहाँ पे वो बात करने लगता है। अब देखो कल्टीवेशन लेवल्स इन सब में फिर से बताने लगते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है वालिन जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने कल्टीवेशन के बारे में सोचने लगता है कि कब मैं फिर से ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ क्योंकि कल्टीवेशन लेवल्स बढ़ाने के भी यहाँ पे रास्ते होते हैं। जहाँ पे ग्रैंड एम्प्रेस के ऊपर के लेवल के बारे में वो सोच रहा होता है और क्या था कि क्या वहाँ पे कोई 4th स्टेप मौजूद है, क्या सच में वहाँ पे कोई 4th स्टेप। अब देखो जहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल आने वाले उसमें टोटल में 9 स्टेप्स आते हैं जिसका नाम
अभी नहीं सीक्रेटली बताऊँगा, कल कल्टिवेशन लेवल्स में बता दूंगा, जिसमें पता चलता है कि असल में उसमें 9 स्टेप्स मौजूद होते हैं। समझ लो तो सीढ़ियों के जैसा, लेवल्स के जैसा, जिसमें अगर 9 लेवल्स को आप लोग पास कर लोगे तो आपकी पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। कंफ्यूज मत होना, कल क्लियर हो जाएगी। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वाल की जितनी भी बॉडीज होती हैं स्लाउटर एजेंट्स के साथ में 5 मिनट्स और उसकी सारी बॉडीज एक साथ मर्ज होना शुरू हो जाती है। उसके साथ उसकी कल्टिवेशन लेवल पूरी तरह से मिस्टीरियस रियलम में एंटर कर जाती, कह सकते हो। तो अभी ब्रेक थ्रू कर लिया होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और असल में नेक्स्ट लेवल ट्रांजिशन लेवल्स को कहा जाता है, जो कि एक मिस्टीरियस रियलम है और अभी तक बताया जाता है कि कोई भी इसको अचीव नहीं किया, क्योंकि अभी सबकी लेवल्स ग्रैंड एम्पायर की लेवल ही होती है। इसके साथ दिखाया जाता है कि वो अपनी पावर्स को फिर से रिलीज करता है और वो आकाश की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसकी पावर से पूरे आकाश में वो सारी रोशनी भर पड़ी होती है। इसके साथ दिखाया जाता है कि ऊपर एंडलेस पॉइंट्स लाइंस बनने लगती है, मतलब उसकी पावर से कुछ न कुछ तो अवेक हुई थी। जहाँ पे बताया जाता है कि वहाँ पे एक्यूरेटली जो फाइन लाइंस वहाँ इनको दिख रही होती है, वो असल में ब्रिजेज होते हैं, जो कि टोटल में 9 ब्रिज होते हैं, जिसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।